ओके जी, अब हमारे पास है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने से पहले पहले थोड़ा सा हम पीछे जाके एक कॉन्सेप्ट था उसको जरा जल्दी से रिकॉल करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप किसी एसेट का इम्पेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट करते हैं, इम्पेयरमेंट रिव्यू के इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं। इम्पेयरमेंट रिव्यू किस लिए कंडक्ट किया जाता है? ये चेक करने के लिए कि इम्पेयरमेंट तो नहीं हुई कहीं पे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से तो हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है। अब हमने कहा था कि इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने से पहले हम ये देखें क्या पहले कभी हमने इस एसेट को रीवैल्यू तो नहीं किया, और अगर रीवैल्यू किया है तो कहीं इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करें, यानी डेबिट करें रिवैल्यूएशन सरप्लस को। और फिर भी अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस बच जाए तो आप उसको प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करें और क्रेडिट कर दें एसेट को। अगर ये एसेट पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुआ या इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो फिर आप क्या करें कि आप इसको डायरेक्टली चार्ज कर दें प्रॉफिट और लॉस को और क्रेडिट कर दें एसेट को। ये छोटी सी ट्रीटमेंट हमने पढ़ी थी कि हाउ टू रिकॉर्ड द इम्पेयरमेंट लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स करें अगर है तो, नहीं है तो फिर डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करते हैं। अब जरा देखें, हमने इंडिकेटर्स की बेसिस पे इंपेयरमेंट चार्ज की है। कुछ फैक्टर्स होंगे ना, इंटरनल इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। हो सकता है कि जब कुछ टाइम गुजरे तो वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इंपेयरमेंट अराइज हुई थी वो फैक्टर्स फेवरेबल बन जाएं और अब आपको इंपेयरमेंट रिवर्स करने की नीड फील हो। सो द कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस इज बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शंस। ये तो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इंपेयरमेंट को देख रहे हैं इंडिकेटर्स के साथ of what may happen in the future. Sometimes actual events turn out to be better than predicted. If this happens, the recoverable amount is recalculated and the previous write down is reversed. अगर आपको कुछ अरसे बाद जाकर ये लगे कि यार जिन फैक्टर्स की वजह से हमने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की थी वो तो फैक्टर्स ही अब रिवर्स हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको इंपेयरमेंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखें, या तो आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की हुई है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट। अगर ये कोई सिलसिला था कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट पेमेंट चार्ज की थी तो अब आप क्रेडिट भी रिवैल्यूएशन सरप्लस ही को करेंगे। लेकिन अगर आपने इंपेयरमेंट एलोकेट की हुई थी प्रॉफिट और लॉस को, जिस तरह यहां पर और यहां पर, तो फिर आप जब रिवर्स करेंगे तो भी प्रॉफिट और लॉस ही को करेंगे। सो impaired assets should be reviewed at each reporting date to see whether there are indications that impairment has reversed. अगर ऐसा है तो फिर आप इंपेयरमेंट को रिवर्स करेंगे। A reversal of an impairment loss is recognized immediately as income in the profit or loss. यानी जब आपने डेबिट किया था प्रॉफिट और लॉस को, इंपेयरमेंट चार्ज की थी, आप उसको रिवर्स करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस को। If the original impairment was charged against the revaluation surplus, जिस तरह यहां पे हमने डेबिट किया रिवैल्यूएशन सरप्लस को, it is recognized as other comprehensive income and credit to the revaluation reserve. फिर जब रिवर्स करें तब क्रेडिट भी रिवैल्यूएशन सरप्लस को करेंगे। सो ये तो आसान सी बात हो गई कि अगर आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की है और फैक्टर्स चेंज हो गए, रिवर्स हो गए, तो इंपेयरमेंट को भी रिवर्स करना है। ये तो है आसान सी बात। अब समझना आपने ये वाला पैराग्राफ है कि किस अमाउंट से हमने जो है वो लॉस को रिवर्स करना है। असल पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है। पहले मैं रीड कर देता हूं स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके फौरन बाद एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। The reversal must not take the value of the asset above the amount it would have been if the original impairment had never been recorded. जब इंपेयरमेंट की रिवर्सल की बात आए तो सबसे पहले आप कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करें कि अगर ये एसेट इंपेयर्ड ना होता तो इस टाइम उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती। दोबारा सुने, अगर ये एसेट इंपेयर्ड ना होता तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती, और फिर उसको कंपेयर करें किस चीज के साथ,
कि अब उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है आफ्टर इम्पेयरमेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यही अमाउंट आप रिवर्स कर सकते हैं, इससे ज्यादा की अमाउंट आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि द डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन चार्ज्ड इन द मीन टाइम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब आपने इंपेयरमेंट चार्ज की, इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद वैल्यू रिवाइज हो गई, रिड्यूस हो गई वैल्यू। अब उस रिड्यूस्ड वैल्यू पे आपने एसेट को डेप्रिशिएट किया, तो डेप्रिसिएशन कम आ रही है हर साल। तो जो हर साल आपने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की है, वो भी रिवर्सल में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा जब ये आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखें एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। Boxer purchased a non-current asset on 1st January at a cost of 30,000. At that date, asset has an estimated useful life of 10 years. You know कि asset की cost कितनी है? Asset की cost है 30,000. Asset की useful life कितनी है? Okay, 10 years. तो जो depreciation per year आएगी वो कितनी आएगी? We know that 30,000 divided by 10 and it is going to be 3,000 per year. Okay, fine. This is depreciation per year. Boxer does not revalue this type of asset. That means उन्होंने उसको cost model पर रखा हुआ है. At 31st December 20x2, कितने साल बाद? 2 साल बाद। अब मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए 31st December 20x2 पर, वो क्या होगी? सिंपली 30,000 माइनस 2 सालों की डेप्रिसिएशन। 1 साल की डेप्रिसिएशन 3,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 6,000। तो आ गया 6,000। 30,000 माइनस 6,000, तो कैरिंग वैल्यू कितनी निकल आई? 24,000। At 31st December 2002, the asset was subject to an impairment review and had a recoverable amount of 16,000. 2 साल बाद आपने इसका impairment review कंडक्ट किया, इंडिकेटर्स होंगे। फिर हमें जो रिकवरेबल अमाउंट पता चली वो थी इसकी 16,000। अब आप देखें कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है दिस शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इम्पेयरमेंट इन द प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि पहले ये एसेट कभी रिवैल्यू हुआ है, इसलिए सारी की सारी इम्पेयरमेंट प्रॉफिट और लॉस को चली जाएगी, विच इज हाउ मच? 8,000। ये जो 8,000 की इम्पेयरमेंट है ये आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर ली। आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे डेबिट प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट एसेट बाय हाउ मच अमाउंट? बाय $8,000। अब जो रिवाइज्ड अमाउंट आपकी आई है विच इज 16,000, दिस विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। अब जो आपकी न्यू डेप्रिसिएशन आएगी या रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आएगी फॉर द सब्सीक्वेंट ईयर्स, याद रखें ये सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन है, वो आएगी 16,000 और कितनी लाइफ रिमेनिंग है? 8 इयर्स। तो अब जब डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 2,000 पर एनम। पहले कितनी थी? 3,000 पर एनम। याद रखना है ये। At 31st December 20x5, the circumstances which caused the original impairment to be recognized have reversed and no longer applicable. जिन फैक्टर्स की वजह से आपने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी वो फैक्टर्स रिवर्स हो गए, अकॉर्डिंगली आपको इम्पेयरमेंट भी रिवर्स करनी है, with the results that recoverable amount is now 40,000. अब देखें what is the carrying value now? carrying value आज कितनी है? we know कि 16,000 माइनस कितने सालों की डेप्रिसिएशन? अब 20x2 से लेके 20x5 तक 3 साल, पर एनम डेप्रिसिएशन कितनी थी? 2,000 into 3, 6,000। इसका मतलब है कि आज इसकी जो एसेट की कैरिंग वैल्यू है वो है 10,000। जिस डेट पर हम अभी दोबारा इंपेयरमेंट रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो है 10,000। स्टूडेंट क्या गलती करेगा? स्टूडेंट गलती ये करेगा 10,000 से इसको 40,000 पे ले जाएगा, विच इज द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट। आपको स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि आप इस एसेट की इंपेयरमेंट को रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्सल मस्ट नॉट टेक द वैल्यू ऑफ एसेट above the amount it would have been if the original impairment had never been recorded. आप इस एसेट की वैल्यू को उस वैल्यू से ऊपर नहीं लेके जा सकते जो कि अगर इंपेयरमेंट ना होती तो इस टाइम उसकी कैरिंग वैल्यू होती। चलो जरा देखते हैं
कैरिंग वैल्यू इफ नो इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट ना होती तो कैरिंग वैल्यू कितनी होती? कितने साल गुजर चुके हैं? 5 साल। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 30,000। 5 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी आती? 3,000 पर एनम वाज द डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 5 होती 15,000। सो 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो आज इसकी कैरिंग वैल्यू होती 15,000। तो बस स्टैंडर्ड कहता है कि इसी अमाउंट को आप रिवर्स कर सकते हैं, विच इज द 5,000। इन दोनों का डिफरेंस की कैरिंग वैल्यू आज कितनी है? 10,000। अगर ये एसेट इंपेयर्ड ना होता तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती? 15,000 होती। बस इस 5,000 को रिवर्स करें, आप करें डेबिट एसेट, एसेट को 5,000 से इंक्रीज कर दें और क्रेडिट कर दें प्रॉफिट और लॉस को बाय 5,000। लेकिन पॉइंट मैंने ये समझाना है कि जो सेकंड बात की थी ना इस पैराग्राफ में, द डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन चार्ज्ड इन द मीन टाइम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये पॉइंट समझें। असल में हमने इंपेयरमेंट लॉस कितने का रिकॉर्ड किया था? 8,000 का। ये फिगर आपको याद है? 8,000 का हमने इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया था। अब रिवर्स सिर्फ कितना कर रहे हैं? 5,000। क्यों भाई? ये तो गलत हो गया। 8,000 प्रॉफिट और लॉस में चार्ज किया था, रिवर्स 5,000 क्यों? देखें, अगर ये एसेट इंपेयर्ड ना होता तो आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे थे? 3,000। इंपेयरमेंट के बाद आप पर एनम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे? 2,000। यानी हर साल कितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे? 1,000 पर ईयर आप कम चार्ज कर रहे थे। और कितने साल आपने कम चार्ज किए? 3 साल आपने कम चार्ज किया। जरा देखें, 8,000 का आपने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया और हर साल आपने कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। पहले साल भी 1,000 की कम रिकॉर्ड की, दूसरे साल भी 1,000 की कम रिकॉर्ड की, तीसरे साल भी 1,000 की कम रिकॉर्ड की। इन 3 सालों को आपने ऑटोमेटिकली कम डेप्रिसिएशन की फॉर्म में इनकम रिकॉर्ड किया है कि डेप्रिसिएशन 3,000 रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन इंपेयरमेंट की वजह से आप 2,000 रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये जो आपने कम डेप्रिसिएशन की फॉर्म में इनकम रिकॉर्ड की है, ये तो आपने डेबिट किया था, ये आपने 3,000 क्रेडिट किया है। इफेक्टिवली आप देखें तो आपको अब 5,000 का क्रेडिट करना चाहिए और हम 5,000 ही क्रेडिट कर रहे हैं। ये सिंपली मतलब है स्टैंडर्ड का कि जो आपने कम डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज की है वो ऑटोमेटिकली हर साल जो है वो इनकम चार्ज हो रही थी। इसलिए हम 8,000 को रिवर्स नहीं कर रहे बल्कि 5,000 को कर रहे हैं, क्योंकि हर साल कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की वजह से आप ऑटोमेटिकली 3,000 की इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी रिवर्सल कर चुके हैं 3,000 का।